तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। देखो बच्चों ध्यान से देखो, कल मैं क्या थोड़ा परेशान था और नींद में भी था क्योंकि मैं सो गया था क्लास से पहले, तो माइंड थोड़ा काम ही नहीं कर रहा था। जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था ना वो समझा नहीं पा रहा था। तो अपन ने यहाँ से टॉपिक छोड़ दिया था धातु भेद से पुरुष के प्रकार। तो अपन आत्मा कर रहे थे इससे पहले, आत्मा, आत्मा के निरुक्ति, लक्षण, गुण, चरक के, सुश्रुत के, ये सब कर लिया था। फिर ज्ञान की उत्पत्ति अपन ने देख ली थी, भाई आत्मा को ज्ञान की उत्पत्ति किसकी सहायता से होती है, कौन कौन हेल्पिंग करता है। फिर अपन का नया टॉपिक आया था भाई धातु भेद से पुरुष के प्रकार। अब ये धातु भेद से पुरुष, कौन से पुरुष की बात हो रही है, क्या है पुरुष, उसके बारे में बात करेंगे। और मतलब कहने का मतलब है कि अभी भी आत्मा का टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ देखो, धारणा धातु है स्मृता, जो शरीर को धारण करे धातु है, अतः पुरुष आत्मा को धातु कहा गया है। मतलब अभी भी आत्मा की बात चल रही है, क्योंकि अपन को पता है कि सूक्ष्म शरीर जो घूमता रहता है, मरने के बाद में व्यक्ति मर जाता है तो वो घूमता रहता है ना इधर से उधर नए शरीर की तलाश में। तो वो क्या करता है, शरीर को धारण करे, तो अपने शरीर को धारण करता है, वही तो धारण करती है आत्मा। तो उसी को अतः उसी आत्मा को पुरुष बोला गया है, तो आत्मा को ही धातु बोला गया है। अब देखो ध्यान से, भेद, अब इसके भेद किए थे, दो किए थे, प्रथम और द्वितीय। शुद्ध निर्विकार चेतन मतलब शुद्ध पुरुष, जो मतलब परमात्मा थी ना, एक तो वो है, क्योंकि यहाँ आत्मा आ गया ना कि पुरुष को ही आत्मा कहा जाता है, इसी को धातु बोला जाता है। तो इसके दो वेग थे, एक तो परमात्मा थी, एक जीव आत्मा, तो यहाँ भी दो ही हैं कि शुद्ध निर्विकार चेतन रूप शुद्ध पुरुष यानी कि परमात्मा। दूसरा था सुख दुख का आश्रय चिकित्सा करने योग औपाधिक कर्म राशि पुरुष, यानी कि जो अपने शरीर में रहती है जीव आत्मा, ठीक है, वो दोनों बात यहाँ पे कर ली। अभी तक भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अपन ने ये सारी चीज़ें समझ ली थी भाई, परमात्मा और जीवात्मा। तो यहाँ भी वही बात बोल रहा है कि एक तो होती है शुद्ध निर्विकार चेतन, जिसको शुद्ध पुरुष बोलते हैं यानी कि परमात्मा, और दूसरी सुख दुख का आश्रय। सुख दुख किसको प्राप्त होता है, जो शरीर में रहती है आत्मा उसी को तो होता है, मतलब स्थूल शरीर वाली आत्मा को। चिकित्सा करने, अपना शरीर तो बीमार होता है, इसी को तो चिकित्सा करने की आवश्यकता होती है। तो अपने जो अपने शरीर में जो आत्मा रहती है ना, उसकी बात कर रहा है। तो इसी को औपाधिक बोलते हैं, इसी को कर्म बोलते हैं, इसी को राशि पुरुष बोलते हैं। कहने का मतलब यह है, जो अपना शरीर है, ठीक है, जिसमें जो आत्मा रहती है उसी को क्या बोलते हैं, औपाधिक। मतलब ये उपाधियाँ प्राप्त करती हैं किस किस की, कर्म पुरुष की, राशि पुरुष की और चिकित्सा करने योग की। इसलिए ये दो भेद हो गए, प्रथम और द्वितीय। यहाँ तक बात क्लियर। अब अगला वर्गीकरण आया। अगला वर्गीकरण क्या बोलता है, घटकों के आधार पर। भाई ये तो था नॉर्मल, एक तो परमात्मा और एक जीवात्मा। अब घटक के आधार पर वर्गीकरण बहुत तरीके से कर सकते हैं अपन, ठीक है, इसके आधार पर, उसके आधार पर। देखो एक क्लास है, क्लास में लड़के भी हैं लड़कियां, लिंग के आधार पर भेद कर दिया भाई, 22 लड़के हैं 11 लड़की हैं, ठीक है, ये लिंग के आधार में भेद हो गया, वर्गीकरण हो गया। अपन फिर मिला दो सबको, हाइट के अनुसार वर्गीकरण कर दो, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है। फिर अपन ने एज के अनुसार वर्गीकरण कर दिया, बच्चे वही हैं सारे के सारे, लेकिन वर्गीकरण अलग अलग होते जा रहा है, किसी का एज के अनुसार, किसी की हाइट के अनुसार, किसी की कपड़ों के रंग, भाई इसने सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने, इसने रंगीन कपड़े पहने, उसके आधार पर। तो आधार किसको बना सकते हो वर्गीकरण का। तो यहाँ पे तो नॉर्मल वर्गीकरण था भाई, दो हैं, एक तो परमात्मा और एक जीवात्मा। फिर दूसरा भाई घटकों के आधार पर। अब इसने घटकों के आधार पर कितने वर्गीकरण किए, 7। एक तो था एक धातुज पुरुष, दूसरा था द्विधातुज, फिर तीसरा त्रिधातुज, फिर षड्धातुज, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे भी लिख रखा है, आगे त्रयोदश, सप्तदश और 7वां चतुर्विंश। इस तरीके से ये 7 प्रकार के इसने भेद किए। किसके आधार पर, घटके के आधार पर। किसके भेद किए, इस पुरुष के, इस आत्मा के। भाई ये से बताया कि भाई इस आत्मा, जो आत्मा है ना, ये कितने घटकों वाले शरीर को धारण करती है, उसके आधार पर इसके भेद करती है कि भाई ये एक आत्मा है कि वे 2 घटकों वाले शरीर को धारण किया, 3 घटकों वाले शरीर को धारण किया, 4 घटकों वाले शरीर को धारण किया, 5 घटकों वाले शरीर को धारण किया। इस आधार पर इसके वर्गीकरण कर दिया 7। अब पहला है एक धातुज पुरुष। एक धातुज पुरुष यानी कि भाई एक घटक वाले शरीर को इसने धारण किया। अब एक में तो आत्मा ही आ गई, तो यहाँ पे लिखा है देखो, आत्मा क्षेत्रज युक्त चैतन्य धातु, इसमें कि स्मृत पुरुष संघ के, मतलब चेतना युक्त जो धातु होती है, ठीक है, चेतना युक्त जो धातु होती है उसको पुरुष बोला है। चैतन्य धातु में स्मृता पुरुष संघ, मतलब चेतना युक्त जो धातु होता है उसको स्मृत है, किसके नाम से जानते हैं, पुरुष संज्ञा। और पुरुष किसको बोला है, आत्मा को। अब इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है कि आत्मा युक्त होती है। अब एक धातु पुरुष है आत्मा,
तो आत्मा तो शुद्ध है, निर्विकार है, इसमें एक ही है, आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये अपने कोई काम का नहीं है। किस तरीके से काम का नहीं है? क्योंकि आयुर्वेद में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आयुर्वेद में उपयोगिता किसकी है? शरीर की, जिसका अपन ट्रीटमेंट कर सकें, जिसकी अपन चिकित्सा कर सकें। अब आत्मा की कोई चिकित्सा कर सकते हो क्या? क्योंकि एक धातु पुरुष में शुद्ध आत्मा ही आ गई। तो आत्मा तो शुद्ध क्या होती है? निर्विकार, चेतन, सुख दुख से रहित, मतलब शुद्ध पुरुष। तो एक धातु पुरुष में तो ओनली आत्मा है, वो भी कौन सी? निर्विकार आत्मा। तो इसका आयुर्वेद में कोई उपयोग नहीं है। ये बात क्लियर है, कॉन्सेप्टली है कि भाई एक धातुज पुरुष का आयुर्वेद में कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि एक धातुज पुरुष ना तो आंखों से दिखाई नहीं देता, ना समक्ष रहता आपके सामने, कुछ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि एक धातुज पुरुष ओनली अनुभव के लिए हैं, ठीक है, या फिर दर्शनों के लिए हैं। आयुर्वेद में इसका कोई स्थान नहीं है, आयुर्वेद में इसका कोई उपयोग नहीं है। क्लियर हुई बात मैंने यहाँ तक जो बताई अब तक? यस सर। ओके, अब देखो दी धातुज। अब यहाँ से अपने लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। अपन देखो घटकों क्या था। अब जो आत्मा थी वो सूक्ष्म शरीर थी, उसने दो घटकों वाले शरीर को धारण किया कि क्षेत्र और क्षेत्र। अब इसको दो तरीके से बांट दिया, दो घटके वालों को भी दो तरीके से बांट दिया। जो दो घटक वाला शरीर था ना, उसको भी दो घटकों में बांट दिया। एक तो होगा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और दूसरा था अग्नि और सौम्य। और कल मैं यहाँ पे आके अटक गया था, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। तो होता ना एकदम माइंड नींद में असर था उस तरीके से, पता नहीं क्या हुआ। तो जो मैं बताना चाह रहा था ना आपको, वो बता नहीं पा रहा था, जो मैं बोलना चाहता था वो बोल नहीं पा रहा था। तो आज मैं बड़े ध्यान से बता रहा हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जिस प्रकार यहाँ पे बोलते हैं, वो क्षेत्र किसको बोला है और क्षेत्र किसको बोला है? क्षेत्र बोला है शरीर को, और क्षेत्रज्ञ बोला है आत्मा। क्षेत्रज्ञ ज्ञ लग रहा है, ज्ञ यानी ज्ञान। तो किसको ज्ञान होता है? आत्मा को ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? शरीर का, आत्मा को ज्ञान होता है। ये बोल रहा है कि भाई जिस प्रकार, तो यहाँ पे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसको इससे ऐसे भी समझ लो कि भाई क्षेत्र यानी हो गया खेत, क्षेत्रज्ञ यानी हो गया किसान। खेत में जो किसान कुछ भी बोता है तो फल प्राप्त होता है, ठीक है, तो समय आने पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो शरीर है ना अपना, ठीक है, वो क्या करता है? कर्म करता है, और फिर इसको क्या मिलता है? फल मिलता है। किसको मिलता है? आत्मा को फल मिलता है। इसी प्रकार क्षेत्र यानी खेत और क्षेत्रज्ञ यानी किसान। तो ये दो, तो शरीर और आत्मा, मतलब दो बता दिए भाई। एक तो शरीर होता है, एक आत्मा होती है। अब शरीर के इसमें कुछ नहीं बताया कि भाई ये पंच महाभूतात्मा, कुछ नहीं बताया भाई, शरीर और आत्मा बता दी। शरीर में अगर आत्मा मिल जाए तो दी धातुज बन गया। अच्छी बात है, समझ में आ गई भाई कॉन्सेप्ट ले। अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है भाई। हाँ, अपन भी समझते हैं कि अपना सामने शरीर है, इसमें आत्मा मिल गई, इसको धारण कर दिया, तो ये अपने काम का है, क्योंकि शरीर है इसमें, तो इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। ये आयुर्वेद में उपयोगी है, यही बीमार पड़ता है, ठीक है। अब दूसरे रूप से क्या देखा? अग्नि और सौम्य। अग्नि और सौम्य, अग्नि क्या है और सौम्य क्या है? अब अग्नि को रूप किसके लिए किया है? आर्तव से, और सोम को किसके किया है? शुक्र। अब इन दोनों के आर्तव, आर्तव यानी जो अंडाणु होता है, ओवम होता है, ठीक है, मेन्स्ट्रुअल साइकिल नहीं है यहाँ का मीनिंग, आर्तव का मीनिंग यहाँ पे है अंडाणु या ओवम, ठीक है। और ये शुद्ध शुक्र युक्त, जैसे कि स्पर्म, ठीक है, इन दोनों के संयोग से तो शरीर बनता है। तो मान लो कि इन दोनों के संयोग को, मतलब इन दी धातु वाले, अब आपको पता है, मॉडर्न में आप अच्छे तरीके से जानते हो भी, अंडाणु और शुक्राणु मिलने से जीव की उत्पत्ति होती है। ये तो अपन अब पढ़ रहे थे, मतलब 12th तक पढ़ रहे थे, लेकिन अब अपन ने जाना कि इसमें आत्मा भी होती है, मन भी होता है, विकार भी होते हैं, ये सब अपन ने चरक सुश्रुत अब पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, तो अब मानने लगे। तो इन्होंने ऐसा बोला कि उस समय ये अपने समझने के लिए बोले हैं आर्तव और शुक्र। और यहाँ इसकी जो मेन थी परिभाषा दी गई थी उस समय, उन्होंने बोला कि अग्नि और सोम, मतलब जो अग्नि है फायर है, और सोम यानी जल, इन दोनों के मिलने से जीव की उत्पत्ति होती है। मतलब इन दोनों को ग्रहण किया दी धातुज में। कहने का मतलब है कि भाई क्षेत्र शरीर और आत्मा से ग्रहण किया एक में, तो दूसरे वाले में अग्नि और सोम, इन दोनों से इस जीव की उत्पत्ति हुई। और ये क्या, इसको एग्जाम्पल किससे कोरिलेट किया, समानता किससे की, कि भाई आर्तव और शुक्र। क्योंकि आर्तव क्या होता है आपको पता है, आर्तव यानी एक तरीके से ओवम। आर्तव को आप जैसे ब्लड भी समझ लो थोड़ी देर के लिए, तो जितना भी मेनिस्ट्रुअल ब्लड है या आर्तव है, क्योंकि मेनिस्ट्रुअल ओवम ओव्यूलेशन होता है ना तब, ठीक है, तो क्या होता है एक तरीके से वहाँ पे पित्त की प्रधानता होती है। पित्त यानी अग्नि, उष्णता, ठीक है, पित्त पूरा अग्नि उष्णता नहीं है, लेकिन पित्त का एक छोटा सा पार्ट तो है ना अग्नि उसमें, क्योंकि उष्ण उसका गुण है पित्त का, तो अग्नि। और शुक्र क्या होता है, सौम्य होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है। तो इसलिए इन दोनों की यहाँ पे तुलना की है।
तो समझो ना इस चीज़ को भाई दी धातुज क्यों बोला, क्योंकि इसमें अग्नि और सोम आ गया। पहला तो हो गया क्षेत्र और क्षेत्र, दूसरा हो गया अग्नि और सोम। इनकी तुलना की है शरीर से आत्मा से और आर्तव और शुद्ध शुक्र से। तो ये दी धातु से पुरुष के भेद किए, मतलब आत्मा के भेद किए दी धातु से। अब देखो त्रिधातुज, ये अपनी आयुर्वेद की दृष्टि से उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इनकी चिकित्सा कर सकते हैं ये शरीर अपने सामने। अब त्रिधातुज कि भाई आत्मा ने तीन धातुओं में तीन घटक वाले शरीर को धारण किया। कौन कौन से घटक थे? सत्व, आत्मा, शरीर। अपन ने तीन गुण पढ़े ना, जो अपना शरीर है तीन गुणों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सत्व, आत्मा, शरीर। अपना शरीर है, आत्मा है, मन है, इन तीनों से मिलकर बना है। ये सभी जानते हैं, अपन ने पढ़े कि सत्व, आत्मा, शरीर। त्रिदंडात्मक क्वेश्चन आएगा, त्रिदंडात्मक से आप क्या समझते हैं? अपने बेसिक फंडामेंटल किए थे आयुर्वेदा के, उसमें मैंने बताया था त्रिदंड मतलब शरीर के जो तीन दंड है, बेसिक आधार हैं, वो कौन है? एक तो मन है, एक आत्मा और एक शरीर है। अब तीनों सही अवस्था में, संतुलन अवस्था में, तो अपना शरीर चलता रहेगा। इन तीनों में से किसी एक की विकृति होगी तो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये त्रिदंडात्मक। अब दूसरा था त्रिधातुज को तीन तरीके से बांट दिया। त्रिगुणात्मक प्रकृति के संसर्ग में आत्मा में सत्व रजतम की प्रवृत्ति। देखो यहाँ पे लिखा है प्रकृति के संसर्ग में, जब प्रकृति थी उसके साथ साथ में आत्मा में इन तीनों गुणों की समाहित होती है, सत्व रजतम। अब आत्मा है ना, या तो सत्व रज तम, इनमें से कौन सा गुण डोमिनेंट रहते तो तीनों ही हैं। देखो कि कोई अच्छा हो बुरा हो, चाहे बेकार सबसे बेकार आदमी, और बोल देना कि शैतान में भी अच्छाई छुपी होती है। ठीक है, जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है ना उसके मन में भी कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है, क्योंकि सत्व रज तम तीनों गुण उसमें प्रधान है। देखो यहाँ पे लिखा है प्रकृति के संसर्ग में आत्मा में, आत्मा के अंदर सत्व रज तम तीनों की प्रवृत्ति है। लेकिन कौन सा गुण कौन से टाइम पर डोमिनेंट है, वो उस व्यक्ति के व्यवहार, विचार, उसके रहन सहन, आसपास के वातावरण, उस पर डिपेंड करता है। बोलना कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, ठीक है, कब बुरा बन जाए कोई नहीं बोल सकता। कोई व्यक्ति कितना ही बुरा हो, कितना ही मर्डर किया हो, कितना ही खून किया हो, लेकिन कब उसका मन और आत्मा चेंज हो जाए कोई कह नहीं सकता। मान लो उसमें तामसिक हावी है, तम हावी है, तो उसने अपराध कर दिया, तो उसने अपने कंट्रोल किया, उसको ठीक किया और वापस उसमें सत्व, उसने उसको सत्व को बना लिया, तो वो अच्छा बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आत्मा में सत्व रजतम, तो ये भी तीन हो गए ना, सत्व रजतम ये भी तीन है। तो त्रिदंडात्मक और त्रिगुणात्मक। फिर है त्रिदोषात्मक, चेतना युक्त पांच भौतिक शरीर में वात आदि त्रिदोषों की प्रवृत्ति। कहने का मतलब है कि अपन इस तरीके से बांटते हैं ना भाई, अपना शरीर तीन दोषों से मिलकर बना है, वात पित्त कफ, रामायणी खत्म, सब कुछ बोल दिया भाई। अपना शरीर वात पित्त कफ से मिलकर बना, ये भी तो तीन ही है, वात पित्त कफ। तो ये वर्गीकरण करते जा रहे हैं, त्रिदंडात्मक, त्रिगुणात्मक, त्रिदोषात्मक। मैंने आपको बताया ना, बात एक ही है, शरीर अपना एक ही है। जैसे अपन मैंने बताया ना क्लास का एग्जाम्पल, क्लास में एक ही है। किसी ने तो लिंग के आधार पर भेद कर दिया भाई, इतने लड़के हैं इतनी लड़कियां। किसी ने एज के ऊपर आधार कर दिया, इतने 10 साल से पहले के हैं, इतने 10 से 20 साल के पहले के हैं। किसी ने बोल दिया भाई 25 साल के इतने बच्चे हैं, 24 साल के इतने बच्चे हैं। किसी ने हाइट के आधार पर कर दिया भाई ये 5 फुट का है, ये 4 फुट का है, ये 3 फुट का है। तो ग्रुप बना दिए, 5 फुट से ऊपर वाले इधर जाओ, 5 से 4 वाले इसमें आ जाओ, 3 से छोटे वाले इसमें आ जाओ। तो आधार कितना ही बना लो, वर्गीकरण होता जाएगा। अब देखो षड धातुज पुरुष, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वर्गीकरण दिया था षड धातुज पुरुष, इसने नाम दिया था पंच महाभूत प्लस चेतना। तो पंच महाभूत में 5 तो ये चीज़ आ गई, आकाश आदि। तो आकाश आदि, आकाश में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और यहाँ पे लिखा देखो इंद्रियां भी। इसमें जो पंच महाभूत थे, इनमें एक श्लोक आता है ख वैगुण्य, उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। देखो ख चेतनादष्टम धातु है पुरुष स्मरता। तो इसमें जो श्लोक था ना, उसमें इन इंद्रियों का भी मतलब ऐसे बोला कि भाई इंद्रियां भी इस पंच महाभूत में ही समाहित हैं, क्योंकि आपको पता है कि सभी द्रव्य पंच महाभूतों से बना है। तो अपनी जितनी भी इंद्रियां पंच महाभूत है, क्योंकि हाथ पैर आँख नाक कान जितनी भी ऐसे पंच महाभूतों से बनकर मिली हैं। तो पंच महाभूत प्लस चेतना बराबर षड धातु, 5 तो ये हो गए प्लस चेतना। अब यहाँ पे देखो आत्मा और मन है। तो चेतना में क्या है कि अकेली आत्मा क्रियाशील नहीं होती, क्योंकि मन उसको क्रियाशील बनाता है। ठीक है, तो आत्मा के साथ मन का भी अधिग्रहण किया गया है। पहले ही लिखा आचार्य ने, श्लोक आचार्य ने तो खैर श्लोक लिख दिया, लेकिन जो विद्वान थे अपने, जो भूतपूर्व थे आचार्य, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया कि भाई यहाँ पे आत्मा के साथ मन को भी सम्मिलित किया गया है। तो अब समझो कि पंच महाभूत प्लस चेतना, चेतना में क्या आ गई, आत्मा और मन।
तो बराबर षड धातुज पुरुष। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लग रहे हैं, काफ़ी बार रिपीट में आता है कि षड धात्मज पुरुष को स्टार से बताओ। तो आपको क्या क्या लिखना है मैं बता देता हूँ कि पंच महाभूत प्लस चेतना बराबर षड धातुज पुरुष कहलाता है। तो पंच महाभूत में आकाश आदि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी प्लस इंद्रियां सम्मिलित हैं। इंद्रियों का अधिग्रहण इसमें किया गया है, इंद्रियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, काउंटिंग 5 ही है, लेकिन इंद्रियां भी इसमें मेंशन मानी गई कि भाई इंद्रियां भी इसी में मेंशन हो गई। इसी प्रकार से अगली लाइन लिखनी है आपको कि आत्मा जो चेतना है उसमें आत्मा प्लस मन का अधिग्रहण किया गया है, दोनों को एक साथ चेतना के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया है। इस प्रकार से षड धातुज पुरुष बनता है। 4-5 लाइन हो गई। अब फिर ये लिखो, षड धातुज पुरुष वैशेषिक मत अनुसार चिकित्सा का अधिगण पुरुष है। कहने का मतलब है कि जो वैशेषिक दर्शन अपन ने स्टडी किया है ना, जो अपन ने दर्शन शास्त्र में पढ़ा था इससे पहले वाला चैप्टर, तो चिकित्सा का अधिकरण पुरुष कहने का मतलब है कि जो चिकित्सीय पुरुष किसको बोलते हैं, षड धातुज पुरुष को चिकित्सीय पुरुष बोलते हैं। अर्थात षड धातुज पुरुष ही चिकित्सा क्रम में उपयोगी होता है। कहने का मतलब जो अपन चिकित्सा करते हैं वो षड धातुज पुरुष ही है। और आयुर्वेद में अपन चिकित्सा करने के लिए डॉक्टर बन रहे हैं, तो जो कोई भी विकृति होगी, कोई भी व्याधि होगी, तो आप उसमें क्या करोगे, आपके शरीर में मान लो शरीर सभी शरीर पंच महाभूतों से बना, क्योंकि इंद्रियां भी तो आ गई नहीं इसमें, तो अपना पूरा जो शरीर है पंच महाभूतों से बनकर बना है। इसमें कोई भी डिफेक्टिव हो क्योंकि आपके सामने, तो आप इसकी चिकित्सा कर पाओगे। षड धातु शरीर में पंच महाभूत और मन का ग्रहण होने से आयुर्वेद के प्रयोजन स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण, स्वास्थ्य से संरक्षण और रोग प्रश्न, मतलब यहाँ पे अधूरा लिखा है एक तरीके से शॉर्ट में, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मतलब स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण और आतुर से रोग प्रश्न, तो इन दोनों का प्रयोजन इस पर हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है कि षड धातु शरीर में पंच महाभूत और मन का ग्रहण होने से, तो अपन देखो इन सबको, ये सब ग्रहण है, षड धातु पुरुष बना, मतलब ये 6 कंटेंट इसमें मिले। अगर ये ठीक है तो आप इनको ठीक रख सकते हो, स्वस्थ, इनमें कोई विकृति मत हो। तो पहला स्वास्थ्य संरक्षण हो गया, मतलब रोगी नहीं होने दिया। अब रोगी हो जाता है किसी कारण से, अभिलाषाएँ भोग विलास की वजह से, किसी भी कारण से, मान लो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, रोग प्रश्नम, तो आप इसका ठीक भी कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने आप इसकी चिकित्सा कर सकते हो, आप विकृति को देख के उसकी औषधि दे सकते हो। तो इन दोनों का प्रयोजन आप अच्छी तरह, मतलब जो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है इस षड धातु पुरुष पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चिकित्सा, यह पुरुष बोलते हैं। यह उपाधियां धारण करने के कारण औपाधिक पुरुष भी कहलाता है। अब देखो इसने उपाधि धारण की, किसकी उपाधि धारण की, चिकित्सा पुरुष की उपाधि धारण की, इसलिए इसको औपाधिक पुरुष भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप फिर पूछोगे कि हमको पढ़ाया नहीं, ये क्वेश्चन आएगा कि औपाधिक पुरुष किसे बोलते हैं, षड धातुज पुरुष को ही औपाधिक पुरुष बोलते हैं। ये बात लाइन लिख लो लाइन से। आम आत्मचेतन मतलब आत्मा तत्व के बिना 5 भौतिक शरीर मृत है। अब मान लो अपने शरीर से आत्मा निकल जाए, अपना शरीर पंच महाभूतों से बनकर मिला है, सब जानते हो, इसमें इंद्रियां सब कुछ आ गई। अब इसमें से आत्मा बाहर निकल गई तो अपन मर जाएंगे। तो आत्मा तत्व बिना पंच भौतिक शरीर मृत है तथा मृत की चिकित्सा नहीं की जा सकती। और मरे हुए व्यक्ति की क्या चिकित्सा करोगे, क्योंकि आत्मा छोड़ के चली गई। वहीं दूसरी ओर शरीर के अभाव में शुद्ध आत्मा की निर्लेप व निर्विकारी है, अतः रोग उत्पत्ति संभव नहीं है और बिना रोग के चिकित्सा का कोई अर्थ नहीं है। देखो बात कैसे ही बोलो, आप 250 बोलो या 250 बोलो, बात एक ही है। हिंदी में 250 बोलो, बात एक ही है, भाषा का मीनिंग अलग है बस। यहाँ पे क्या बोला है कि भाई अगर शरीर से आत्मा छोड़ के चली जाए, पंच महाभूत से आत्मा छोड़ के चली गई, तो आप चिकित्सा करते रहो, कुछ नहीं होगा, वो मर गया व्यक्ति, ठीक है, वो कुछ नहीं हो सकता, ना रोग ठीक हो सकता, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर यहाँ बोला कि दूसरी, इसी प्रकार से कि शरीर के अभाव में, हाँ दूसरी ओर शरीर के अभाव में, जैसे कि शरीर ही है, शरीर ही नहीं मिला, जो सूक्ष्म शरीर घूम रहा था संसार में इधर से उधर नए शरीर के लिए, उसको शरीर ही नहीं मिला, तो उसको क्या होगा, उसको कुछ नहीं, यानी मतलब उसकी निर्विकार रहता है, इसमें रोग उत्पत्ति संभव ही नहीं है। तो बिना शरीर की आत्मा में भी कोई रोग उत्पत्ति नहीं होती, तो आप किसकी चिकित्सा करोगे, मतलब बिना रोग के चिकित्सा का कोई अर्थ नहीं है। अतः 5 भौतिक शरीर प्लस वह आत्मा के संयोग को ही कर्म पुरुष, औपाधिक पुरुष और चिकित्सीय पुरुष कहा जाता है। ये देखो अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है। 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कर्म पुरुष से आप क्या समझते हैं, औपाधिक पुरुष से आप क्या समझते हैं, चिकित्सीय पुरुष से आप क्या समझते हैं, षड धातु पुरुष से आप क्या समझते हैं, मतलब किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया षड धातु पुरुष, तो ये इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। अब देखो त्रयोदश धातु पुरुष, अब इसने 13 कंटेंट मान दिए, 3 दोष 7 धातुएं 3 मल,
भाई वात पित्त कफ 3 दोष हो गए। 7 धातुएं कौन सी? रक्त रस रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। और 3 मल कौन से हैं? मूत्र मल और स्वेद यानी पसीना। इनको मिला के 3 7 3 13, तो ये त्रयोदश। इन मतलब अपन बोलते हैं ना भाई अपना शरीर 7 धातुओं से 3 दोषों से 3 मलों से मिलकर बना है, तो यहाँ पे त्रयोदश पुरुष बोल दिया इसको। फिर है सप्तदश पुरुष, आत्मा प्लस 11 इंद्रिया और 5 अर्थ। 5 अर्थ कौन सी? मतलब 5 तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये 17 बना दिया सप्तदश धातुज पुरुष। चतुर्विंशति पुरुष धातुज पुरुष या संयोग पुरुष या राशि पुरुष। इंपॉर्टेंट, संयोग पुरुष या राशि पुरुष में कौन कौन से घटक आते हैं? ये आता है 2 नंबर में, छोटा सा क्वेश्चन। कभी कभी आपसे पूछ लेंगे कि भाई राशि पुरुष के घटक लिखो, तो आपको लिखना है कि मन प्लस 10 इंद्रियां प्लस 5 अर्थ शब्द स्पर्श रूप रसगंध 8 धातुएं, मतलब अष्ट प्रकृति। आप अष्ट प्रकृति अष्टांग हृदय पढ़ोगे, लास्ट का टॉपिक है, सिलेबस में आपने देखा होगा। तो अष्ट प्रकृति में क्या आते हैं? अव्यक्त मान अहंकार और पंच महाभूत। तो देखो आप सृष्टि उत्पत्ति क्रम याद कर लेना, आपको सारे याद हो जाएंगे। अव्यक्त महान अहंकार, ठीक है, एकादश इंद्रियां, ठीक है, 5 तन मात्राएं आ गई और 5 महाभूत। एक तरीके से सृष्टि उत्पत्ति क्रम के जितने भी कंटेंट थे ना वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। सृष्टि उत्पत्ति क्रम कैसे आता है? अब सबसे पहले आता है अव्यक्त, फिर महान, फिर अहंकार, ठीक है, अहंकार के बाद में एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। शत्रुरजतम नहीं लिखना, बस ये बात ध्यान रखना कहीं शत्रुरजतम भी लिख दो आप, तो शत्रुरजतम नहीं लिखना एकादश, क्योंकि वो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में आते हैं। तो एकादश इंद्रिया में देखो 10 इंद्रिया प्लस मन मतलब 11 इंद्रिया आ गई, फिर 5 तन्मात्राएं आ गई और 5 महाभूत आ गए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अष्ट धातु है, 8 धातु हैं, मतलब जो अष्ट प्रकृति है उसमें पंच महाभूत आते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी अलग से भी आ जाता है कि अष्ट प्रकृति लिखो या अष्ट धातु लिखो, कि अष्ट धातु से आप क्या समझते हैं। ये हैं सप्त धातु जो अपने बॉडी में पाए जाते हैं, ये सृष्टि उत्पत्ति करेगी 8 धातु हैं। कभी क्वेश्चन आए कि आप सोचोगे धातु तो 7 पढ़ी थी अपन ने, क्वेश्चन ही गलत है, 8 धातु तो होती ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। आप ऐसे माइंड लगा लेते हो कभी कभी, और फिर बोनस के लिए फिर बोलते हो कि बोनस मिलेगा, और आप सोच लेते हैं। ये हैं सप्त धातुएं, मतलब रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, और ये हैं 8 धातु यानी अव्यक्त महान अहंकार पंच महाभूत। इनके संयोग को 8 धातु यानी अष्ट धातु बोला गया है या फिर अष्ट प्रकृति बोली गई है, ठीक है। तो इन्हीं को राशि पुरुष बोलते हैं, इन्हीं को संयोग पुरुष बोलते हैं, इन्हीं को चतुर्विंशति पुरुष बोलते हैं। तो आता है क्वेश्चन, राशि पुरुष के घटक लिखो, संयोग पुरुष के घटक लिखो या फिर चतुर्विंशति पुरुष के घटक लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है 7वां, और इधर से षड धातु ये 6ठा, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये धातु भेद से पुरुष के संगठन आपको समझ में आए कि नहीं आए, अब बताओ सर। हाँ बोलो। सर ये रचना शरीर में अष्ट प्रकृति में अव्यक्त महान अहंकार और 5 तन्मात्राएं दी हुई है सर। 5 तन्मात्राएं दी हैं और 16 विकार, जी सर, और 16 विकार में मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत, मतलब महाभूत 16 विकार में दिया है, और प्रकृति जो है 8 प्रकृति उसमें अव्यक्त महान अहंकार और 5 तन्मात्रा। ओके कोई बात नहीं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि अपन गलत भी तो लिख सकते हैं ना। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और सब इसमें मतलब 8 धातु अव्यक्त मान अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। यहाँ पे हाँ पृथ्वी तन मात्राएं अव्यक्त महान अहंकार, हाँ ये 5 तन मात्राएं हैं, इसमें गलत लिख रहा है, करेक्ट सही है, करेक्ट आप सही है, इसमें पंच महाभूत लिखा ना, इसको मुझसे सही करना पड़ेगा। करेक्ट आपने बता दिया, क्योंकि सही लिखा हुआ मैंने अभी देखी बुक खोल के। पंच तन मात्राएं हैं ये, और ये शब्द स्पर्श रूप रस की 5 अर्थ है। जो इंद्रियों की जो अर्थ थे ना, तो इस कान श्रोतेंद्रिय क्या है? शब्द। चक्षु इंद्रियों क्या है? रूप, ठीक है। स्पर्श इंद्रियों क्या है? शब्द स्पर्श स्पर्श। इस तरीके से वो अर्थ है ना इंद्रियों के, वो थे। तो मन 10 इंद्रिय और इंद्रियों के 5 अर्थ, 8 धातु में अव्यक्त मान अहंकार और पंच तन मात्राएं, ठीक है। ये पंचन मात्राएं हैं, मैं इसको अभी कर दूंगा। मैंने पीडीएफ इसकी सही कर ली, मैंने कहा भी जहाँ पे अशुद्धि हो रही है ना वहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं फाइनल पीडीएफ भेज दूंगा इसकी, ठीक है। अभी मेरे फ़ोन पे ही है, अभी भेज दूंगा थोड़ी देर बाद में। काफ़ी करेक्शन है इस पीडीएफ में। एक तो अपन ने वो बताया ना कारण द्रव्य कार्य द्रव्य, उस समय करेक्शन कराया था, एक करेक्शन ये हो गया, एक करेक्शन और है लास्ट में, ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा।
भेज यस दूँ? सर, थैंक यू सर। ओके, ऐसे बता दिया करो ना, जब भी आपको कोई छोटा सा भी डाउट हो ना तो तुरंत बोल दिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई अपन ऐसे सोच लेते हैं क्या मैं गलत हो सकता हूँ, सर बता रहे हैं कि गलत थोड़ी हो सकते हैं। कभी कभी सर से भी गलती हो जाती है, नॉर्मल बात है, देखो गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है कि ऐसे कैसे हो गया, नॉर्मल बात है। तो बता दिया करो तुरंत कि हाँ मैंने वहाँ पे ये पढ़ा था। कोशिश करते हैं, कोई जानबूझ कर गलती करता नहीं है, लेकिन फिर भी हो ही जाती हैं। जैसे कि मैं कॉपी में लिखता हूँ, बहुत सी अशुद्धियाँ हो ही जाती हैं। तभी तो बोलते हैं ना, किताब में कभी कभी गलत रहता है, तो आप फिर मैं बता दूंगा कि भाई किताब में गलत है। जैसे मैंने अभी किताब में चेक किया, फिर दूसरी किताब में देखता, फिर मुझे लगता कि हाँ ये सब सही है, वहाँ पे गलत है, तो मैं बोल देता वहाँ पे काट के सही कर लो। क्लियर बात? तो मैं इसको सही कर दूंगा। और अब देखो, और ये देखो आत्मा 11 इंद्रिय जो शब्द में 11 5 अर्थ हैं, ये तन्मात्राएं नहीं है, ये वो है अर्थ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मतलब एक तरीके से जो ज्ञान होता है, भाई शब्द किससे ज्ञान होता है? श्रोतेंद्रिय से। रूप किससे होता है? चक्षुन्द्रिय से। स्पर्श किससे? त्वचा से। रस किससे होता है? जिव्या से। ये अर्थ हैं, इंद्रियों के अर्थ हैं, ठीक है। मैं थोड़ा गलत बोल गया था इस समय, तन्मात्रा बोल दिया था। इसलिए एक मतलब एक कॉन्सेप्ट जब गलत होता है ना माइंड में, बोलते हैं ना कि कभी कभी जब टीचर पूछते हैं 2 दूनी का कितना होता है, तो माइंड में फिट बैठ गया ना 5 होता है 4 है, लेकिन जब माइंड में हो जाता है कि 5, तो आप कितनी कोशिश कर लो, जब तक सामने वाला आपको बताएगा नहीं ना कि 2 दूनी 4 होता है, आपको याद है, लेकिन वो एक बार माइंड में का कैलकुलेशन बिगड़ गया ना तो बिगड़ ही जाता है, फिर वो हर जगह वो कैलकुलेशन गलत जाती है। तो एक बार क्रॉस चेक करवा दिया करो मेरे को भी, है ना। तो अब क्लियर हो गया यहाँ पे धातु भेद से पुरुष संगठन, कोई डाउट है यहाँ तक? नो डाउट सर। ओके, अब करेंगे अपन मन स्टार्ट।